Hello everyone. In this video, you will get to know about leadership. It is an important topic from the unit Extension Education and Development. Also, it is an important topic from management. So, let's start. First, we will discuss about leadership. उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक लीडर क्या होता है. एक लीडर ऐसा पर्सन है जिसमें एबिलिटी हो अपने ग्रुप मेंबर्स को मैनेज करने की, और इतना उसमें एबिलिटी हो कि वो उनसे काम करा पाए और उन्हें प्रोग्रेस के रास्ते पर लेकर जाए. So, leadership is a process by which an executive can direct, guide and influence the behavior and work of others. मतलब वो अपने ग्रुप मेंबर्स को एक स्पेसिफिक गोल जो भी उनके सेट हैं उस ग्रुप के, उसे जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी प्रोडक्शन होना होता है वो प्रोडक्शन करवाने के लिए वो उन्हें उत्साहित करे और उनसे काम करा पाए. ये है लीडरशिप. And leadership is the ability of a manager to induce the subordinates to work with confidence and zeal. तो वो उनमें पूरा उत्साह भरे ताकि वो और भी मोटिवेट होकर काम कर सकें. Leaders are required to develop future visions and motivate the organizational members to want to achieve the visions. As I told you, according to केथ डेविस, ये एक डेफिनेशन है लीडरशिप की जिससे आपको बेटर क्लैरिटी हो. लीडरशिप इज द एबिलिटी टू परsuade others to seek defined objectives enthusiastically. It is the human factor which binds a group together and motivates it towards goals. So ये एक ऐसी एबिलिटी है ताकि आप जो जो ग्रुप मेंबर्स हैं, एक मान लीजिए मैं एक लीडर हूं तो मेरे में इतनी कैपेबिलिटी हो कि मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को उत्साह पूर्वक काम करने के लिए प्रेरित करूं, और वो जो भी हमारे सेट गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो कंप्लीट हों. और या इट इज द लीडरशिप. देन वी हैव फीचर्स ऑफ लीडरशिप. सो इट इज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस, यानी कि एक से दूसरे व्यक्ति के अंतर्गत होने वाला प्रोसेस है. लाइक दो जैसे एक ग्रुप है तो लीडर और ग्रुप मेंबर्स उनके बीच का रिलेशन है, तो इंटरपर्सनल प्रोसेस है जिसमें जो लीडर है या मैनेजर है वो इन्फ्लुएंस करता है और गाइड करता है अपने वर्कर्स को जिससे कि वो गोल्स को अचीव करें. It denotes a few qualities to be present in a person, which includes intelligence, maturity, and personality. It is a group process जिसमें कि two or more people interact करते हैं. A leader is involved in shaping and molding the behavior of the group towards accomplishment of organizational goals. तो वो उनके बिहेवियर को मोल्ड कर पाए, यानी कि अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति भी नहीं है, ऐसा है उनके ग्रुप में कोई लेजी है या फिर उसमें मोटिवेशन नहीं है, तो वो उसे मोटिवेट करे, उसके बिहेवियर को मोल्ड करे ताकि वो प्रेरित होकर काम करे. तो यही है लीडरशिप. Leadership is a situation bound. There is no basic style of leadership. It all depends upon tackling with the situation. बहुत सारे स्टाइल्स हैं बेसिकली लीडरशिप के, बट ऐसा कोई नहीं है जो कि हर सिचुएशन में काम करे. देन वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप. तो लीडरशिप क्यों जरूरी है? इट इनिशिएट्स एक्शन, मोटिवेशन देता है वर्कर्स को, यानी कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं, ताकि वो टारगेट को अचीव करें. उन्हें प्रोवाइड करता है गाइडेंस, क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, बिल्डिंग मोरल, builds work environment and coordination. So ये सारे ही जरूरी हैं ताकि ये जो क्वालिटी, जो इम्पोर्टेंस दी है लीडरशिप की, वो यही है कि लीडरशिप क्यों जरूरी है. तो ये सारी चीजें जरूरी हैं ताकि जो टारगेट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंस्टीट्यूशन का, वो अचीव हो. उसके लिए ये सारी जितनी यहाँ पर पॉइंट्स हैं वो सब जरूरी हैं और वो लीडरशिप के द्वारा ही अटेन किए जा सकते हैं. So here we have leadership styles.
जो स्टार्टिंग के 3 लीडरशिप स्टाइल हैं वो मेन है, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मतलब जो भी मेन जो स्टाइल्स हैं लीडरशिप के वो 3 ही हैं। बाकी ये भी हैं, ये थोड़े इतने ज्यादा फेमस नहीं है। जो मेनली यूज होते हैं लीडरशिप स्टाइल, यानी कि जिसमें लीडर ओरिएंटेड जो स्टाइल्स हैं वो 3 हैं। सो ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक, लेसे फेयर और फ्री रेंज स्टाइल, ये 3 हमारे मेन है। बाकी फंक्शनल, ब्यूरोक्रेटिक, न्यूरोक्रेटिक, पैटर्निस्टिक एंड सिचुएशनल, ये भी हैं, आते हैं। और एक बात और मैं आपको बताऊं, आप देखेंगे हर जगह आपको लीडरशिप स्टाइल्स और भी इससे डिफरेंट भी मिल सकते हैं। कहीं पे 9 भी होंगे, कहीं पे 11 भी होंगे। तो ये एक तरह से अनलिमिटेड है, मतलब वी कांट काउंट। तो चेंज होते रहते हैं, मतलब अगर आप कहीं और देखोगे तो आपको और भी ज्यादा मिलेंगे। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वी हैव ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन स्टाइल। सो ऑटोक्रेटिक होता है जो अपने ग्रुप मेंबर्स का, मतलब उनका वो नहीं लेता है अपना, उनकी राय नहीं लेता है। वो क्या करता है, ऑटोक्रेटिक होता है, वो खुद अपने आप से डिसीजन लेता है। सारी जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो लीडर के हाथ में होती है। एंड वो कोई सजेशन नहीं लेता है किसी सबॉर्डिनेट से। और क्योंकि एक जो मैंने ये जो है लीडर या मैनेजर, वो स्ट्रांग, एक उसका जो यहाँ पर उसका जो पर्सनैलिटी होती है वो स्ट्रांग या स्ट्रिक्ट टाइप की होती है। तो क्या होता है उसमें, कोई ना तो वो किसी का बहाने, लाइक वो ना किसी का एक्सक्यूज लेते हैं ना सजेशन लेते हैं। तो एक अथॉरिटेरियन वाला है तो उसमें क्या होता है, वो जो वर्कर्स हैं उसके वो ज्यादा मोटिवेट रहते हैं। देन इट परमिट्स क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि खुद उसको ही लेना होता है, उसे किसी का सजेशन नहीं लेना होता। तो उसमें किसी का एक्सक्यूज सुनने का भी कोई पॉइंट नहीं है। तो उसमें टाइम भी नहीं लगता, क्विक डिसीजन वो ले लेता है। हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द लीडर, यानी कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो किस पर डिपेंड होंगे, और उस पे, लीडर पे। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फॉलोअर्स हैं, मतलब जो भी ग्रुप मेंबर हैं या फिर जो भी एम्प्लॉय हैं, उन्हें जो मैनेजर ने कहा होगा सिर्फ उन्हें वही करना होगा, यानी कि जो लीडर ने उनके कहा है उन्हें वही करना होगा। मे बी वैल्यूएबल इन सम टाइप्स ऑफ बिजनेस वेयर डिसीजन नीड्स टू बी टेकन क्विकली। तो जहां पर जल्दी से मतलब जहां पर क्विक प्रोसेस हो, वहां पर ऑटोक्रेटिक वाला चलता है। बट इसके ना कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे एम्प्लॉयज का कभी कभी लाइक उनका कोई सजेशन नहीं लिया जा रहा है, और उनकी बात कम सुनी जाती है। मतलब उनमें अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो इतना ज्यादा उसमें नहीं है स्पेस कि वो वहां पर उनकी बात सुनी जाए। देन वी हैव पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक स्टाइल। सो पार्टिसिपेटिव यानी कि जो ग्रुप मेंबर्स या जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका पूरा पार्टिसिपेशन रहता है। डेमोक्रेटिक है, उन्हें भी अपनी बात कहने का पूरा राइट होता है यहाँ। So it favors decision making by the group. They can win the cooperation of their group and can motivate them efficiently, effectively and positively. So the जो डेमोक्रेटिक लीडर है उसके डिसीजन ऑटोक्रेट के तरह नहीं होते हैं, बल्कि वो जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। ओके। एंड मतलब जो भी हैं उसमें पार्टिसिपेट, मतलब जो भी लीडर के साथ जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। देन यहाँ पर इसके कुछ दो पॉइंट्स हैं, इनके जो लीडर के टाइप बताए गए हैं, कंसल्टेटिव एंड परसुएसिव। तो कंसल्टेटिव होता है वो पहले कोई भी डिसीजन लेने से पहले कंसल्ट करता है पूरे ग्रुप के साथ। देन जो परसुएसिव है वो डिसीजन ले लेता है, बट वो उनसे फिर राय लेता है कि जो डिसीजन लिया गया है वो सही है या नहीं। नेक्स्ट वी हैव लेसे फेयर और फ्री रेंज स्टाइल। तो लेसे फेयर होता है, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है किसी भी जैसे कोई लीडर है तो उसका ग्रुप में कोई रोल नहीं है, मतलब रोल है
लाइक वो कुछ इंटरफेयर नहीं करता है, जो भी वहाँ के वर्कर हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं डिसीजन मेकिंग। अ फ्री रेन लीडर डज नॉट लीड बट लीव्स द ग्रुप एंटायरली टू इटसेल्फ। तो वो कोई मतलब डिसीजन मेकिंग में वो कुछ नहीं करता है, वो अपने जो भी वर्कर्स है उन पे सब कुछ छोड़ देता है। सच अ लीडर अलाउस मैक्सिमम फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स, दैट इज दे आर गिवन अ फ्री हैंड इन डिसाइडिंग देयर ओन पॉलिसीज एंड मेथड। तो वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। कैन बी वेरी यूजफुल इन बिजनेस वेयर क्रिएटिव आइडियाज आर इम्पोर्टेंट। तो जहाँ पर क्रिएटिविटी की जरूरत है वहां पर ये लीडरशिप स्टाइल काम करता है। कैन बी हाईली मोटिवेशनल एज पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर वर्किंग लाइफ। कैन मेक कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग टाइम कंज्यूमिंग एंड लैकिंग इन ओवरऑल डायरेक्शन। ये इसका एक निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग होंगे और लीडर उसमें कुछ काम नहीं कर रहा है। अगर एक होता है कि पार्टिसिपेटिव में ऐसा है कि वो लीडर उनसे पार्टिसिपेशन कर रहा है, उनसे राय लेके ले रहा है डिसीजन, तो उसमें है कि वो थोड़ा उसमें है, उसकी अथॉरिटी है कि वो हाँ उसे उनके पास एक टाइम लिमिट है कि हाँ उन्हें करे अभी बताना है। लेकिन यहाँ है कि ठीक है उनके पास पूरी फ्रीडम है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है क्योंकि और कोई डायरेक्ट करने वाला भी उनको नहीं है। ओके, एंड ये क्या है, क्योंकि सारा फ्रीडम है उन लोग के पास, तो गुड टीम वर्क देखा जाता है। देन ये तीन तो यहाँ पर जो थे आपके मेन थे, और ये भी हैं तो इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। इनका हम एक ओवरव्यू टाइप ही देखेंगे। इट इज यूजुअली अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट, यानी कि देखो यहाँ पे फंक्शनल लीडरशिप और इंटेलेक्चुअल लीडरशिप लिखा है, यानी कि उस वो इंटेलिजेंस है उसके पास, एक्सपर्टीज है। तो फंक्शनल लीडरशिप है, मतलब उसमें बहुत सारी ट्रेड्स क्वालिटीज हैं। प्रोफेशनल एक्सपर्ट है वो विद टेक्निकल एजुकेशन नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो इसमें क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसके ओपिनियन को मानेंगे, और जो लीडर है उसे क्या यहाँ पर क्या है कि उसकी जो नॉलेज है उसकी ट्रेड्स की वजह से वो उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। और फिर वो क्या काम करता है यहाँ पर, वो अपने एम्प्लॉयज की एनर्जी को एक सही दिशा में सही डायरेक्शन में लगाने का काम करता है, क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो इसमें क्या है कि जो लीडर है वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं उसके सबऑर्डिनेट्स को अननेसेसरली एंड डू नॉट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड बाय देम। तो जो लीडर इसमें है कि इसमें वो अपने अकॉर्डिंग ले रहा है डिसीजन, ना तो वो अपने सबऑर्डिनेट को कर रहा है डिस्टर्ब और ना वो खुद डिस्टर्ब होना चाह रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये कहाँ पर सुटेबल होगा, किन कंडीशन है, व्हेन मैनेजमेंट हैज फेथ ऑन द एबिलिटी एंड लॉयल्टी ऑफ द लीडर्स, सबऑर्डिनेट्स आर हाईली एजुकेटेड एंड मैच्योरेटेड। तो जहाँ पे सबऑर्डिनेट भी हों कैपेबल और लीडर तो है ही वहां पर प्रोफेशनल एक्सपर्ट, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें भी अच्छी खासी नॉलेज हो, प्रोफेशनल एक्सपर्ट हो वो भी, मतलब लीडर तो होगा ही प्रोफेशनल एक्सपर्ट, बट उन्हें भी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। तो ऐसी जगह पर ये काम कर सकता है। लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, तो जैसे रिसर्च असिस्टेंट रखे जाते हैं तो वो उनका भी पूरा एक तरह से उनकी भी पूरी वो देखा जाता है ना, इफिशियंसी। तो वहां जैसे रिसर्च के फील्ड में काम करने वाला कोई बंदा है तो उसकी भी पूरी पहले इंक्वायरी की जाएगी, उसे भी उसकी पूरी नॉलेज को चेक किया जाएगा, तभी उसे एम्प्लॉय किया जा रहा है। तो इस टाइप से ही इस लीडरशिप में जो भी मेंबर्स हैं, ये लीडरशिप वहां लिया जाता है जहाँ पे उसके ग्रुप मेंबर्स को भी अच्छी खासी नॉलेज होती है। देन ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, तो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो है बेसिकली मैक्स वेबर की दी हुई है। So it is generally noticed in the case of government departments, public bodies, and public sector enterprises. So basically इस bureaucratic में क्या होता है, like एक लीडर है, एक ग्रुप लीडर है यहाँ पर, ठीक है, फिर उसके नीचे एक और आएगा, उसके नीचे एक और आएगा, तो इस टाइप से ये चलता है, मतलब वन बाय वन एक के नीचे एक काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये लीडर जो भी इंस्टीट्यूशनल के कोई गोल सेट है, उनके रूल्स है इंस्टीट्यूशन के, ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे बाहर वो भी काम नहीं कर सकता है। तो वो क्या, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसके हाथ में। जो लीडर है वो क्या करेगा,
अपनी इच्छा से काम नहीं करता, ना ही वो अपने एम्प्लॉयज को ऐसा करने देगा। स्ट्रिक्टली काम करवाता है वो, और जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें वही ऑर्डर्स फॉलो कराएगा जो उससे ऊपर वाला कोई उसे बोलेगा। तो यहाँ पे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सेट है, और ऑर्डर भी वो अपने अकॉर्डिंग नहीं दे सकता है, बट उसे क्या है कि वो स्ट्रिक्टली अपने जो सबॉर्डिनेट है उन्हें वो चीजें फॉलो करवाएगा। देन वी हैव न्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो न्यूरोक्रेटिक स्टाइल है एग्रेसिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो यहाँ पर क्या है, जो जो है लीडर है वो हाईली टास्क ओरिएंटेड है, मतलब स्ट्रिक्ट है बहुत, और उसे क्या है, सिर्फ उसे काम चाहिए जो उसने टारगेट सेट है उसके इंस्टीट्यूशन के, ऑर्गेनाइजेशन के। उसे चाहिए कि जो उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें सिर्फ सिर्फ उसे काम करवाना है, कि ये है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो किसी तरह से खाली ना बैठे, उन्हें बिजी रखना है, और जो भी उनका टारगेट सेट है बस उसे वो करवाना है किसी भी तरह से, चाहे उसे कोई भी टेक्निक्स यूज करनी पड़े, चाहे उसे गाइड करना पड़े, चाहे उसे मोटिवेट करना पड़े, चाहे वो कुछ भी करे, जैसे वो एग्रेसिव भी हो सकता है, वो उनके साथ सॉफ्टली भी बिहेव कर सकता है, इसमें जो बिहेवियर है उसका वो अनप्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट वी हैव पैटर्निस्टिक लीडरशिप। तो पैटर्निस्टिक मतलब पैतृक। तो यहाँ पर जो लीडर है वो एक पिता की तरह काम करता है। It is the father figure in the organization. He takes all decisions by himself but maintains soft corner for the employees. So डिसीजन खुद ले रहा है, बट हाँ है कि थोड़ा बहुत वो सुन सकता है एम्प्लॉयज या सबॉर्डिनेट्स की बात अपने, उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है थोड़ा इधर उधर डिसीजंस को, बट वो प्योरली जो है अपने ही डिसीजन लेता है। His cementing factor in the organization and in his absence will create confusion and disorder, क्योंकि सब उस पे ही डिपेंडेंट हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर हैं वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो यहाँ पे उसकी जो अगर अब्सेंस होगी तो वो एक कंफ्यूजन और डिसऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर सकती है। दिस कॉन्सेप्ट वाज originated in Japan. He thinks he knows what is good for the organization. तो एक फादर होता है, वो जानता है, उसे पता है कि मेरे जो बच्चे हैं उनके लिए ये सही है। उसी टाइप से यहाँ पर जो लीडर है उसका भी यही रोल होता है, उसे पता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ठीक है, तो वो वही काम करता है। नेक्स्ट वी हैव सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल। ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये कहता है कि हाँ कोई भी मतलब जो लीडरशिप स्टाइल ये है कि जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग जो लीडर है वो बिहेव करता है यहाँ पर। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लीडरशिप। अगर इसका एक एग्जांपल दूं कि सिचुएशनल लीडरशिप कैसे होगी, जैसे कोई क्रिकेट टीम है, वहां पर जो स्पोर्ट्स प्लेयर है, मतलब तो प्ले जैसे उसमें टीम बनती है हर बार नई, जैसे उन लोग का लीग होती है, कोई अलग अलग मैचेस होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी टीम बनती है, तो कुछ उसमें मेंबर ऐड होते हैं और कुछ उससे रिमूव कर लिए जाते हैं। तो एक सिचुएशनल चेंज आता है वहां पर। तो उस सिचुएशनल चेंज के लिए वो लीडर उस टाइम पे क्या होता है, जब किसी मान लीजिए आपका कोई ग्रुप है, आप 1 साल से काम कर रहे हैं, अब मैं उसमें से 5 मेंबर निकाल लूं और उसमें नए ऐड कर दूं, तो क्या होगा, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी आपके जो भी इफिशियंसी है, और उसमें आपको भी अजीब लगेगा काम करने में। तो उस सिचुएशन में ये सिचुएशनल लीडरशिप है, मतलब वो लीडर जो है वहां पर वो अपनी जो भी कंडीशन वहां उसके सामने क्रिएट हो रही है उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा। नेक्स्ट वी हैव क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। तो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, तो यहाँ पर पर्सनल ट्रेट्स हैं एंड देन मैनेजरियल ट्रेट्स हैं। तो पर्सनल में मतलब उस खुद बंदे के अंदर क्या होनी चाहिए, और मैनेजरियल मतलब मैनेज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे मैनेज करने के लिए उसमें क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए। पहले वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इनिशिएटिव एंड इनोवेटिव, यानी कि खुद इनिशिएटिव ले और इनोवेटिव हो, नए नए आइडियाज लेकर आए। चरिश्मा
करिश्मा मीन्स कि वो जो है प्रतिभावान होना चाहिए, उससे उसके जो नीचे सबॉर्डिनेट्स काम करने वाले हैं वो उससे इन्फ्लुएंस हो। इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि जल्दी से एग्रेसिव हो जाए, जल्दी से रोने लगे, हंसने लगे, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। देन इंटेलिजेंस होनी चाहिए, उसमें डिसिसिवनेस होनी चाहिए, डिसीजन अच्छे से ले पाए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सबके साथ वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। डायनेमिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए उसकी, विजन एंड फोरसाइट, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये उसके पर्सनल ट्रेट्स हैं। देन मैनेजरल ट्रेट्स में आएगा आपका नॉलेज ऑफ ह्यूमन स्किल्स, administrative ability, technical knowledge, ability to deal with people, ability to judge and decide quickly. So I hope इतना आपको अच्छे से clear हो गया होगा. Thank you so much for watching and please like, share and subscribe the channel.